माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 12th का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हम एक अच्छा रिलेशन कैसे बनाते हैं और रिलेशन बनाने के बाद फंक्शन में कैसे जाते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हमें ग्रेड 11th का कुछ टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम उन सारे टॉपिक्स को रिकैप कर लेते हैं एक बार दोबारा से, थोड़ा सा जो याद है ना उसको थोड़ा ताजा कर लेते हैं। तो सेट्स को समझते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेल डिफाइंड काफी इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिंक्ट जो मैंने बोला है क्योंकि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे मान लीजिए, अब सबसे पहले यहां पर मैं वेल डिफाइंड जो ये वर्ड लिखा है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छे से जिसको डिफाइन कराया गया हो। तो क्या मतलब है वेल डिफाइंड होने का? जैसे मैंने आपसे पूछा कि टॉप 5 बैटर, तो आप अपने हिसाब से बताओगे। जैसे किसी ने बता दिया महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने बता दिया कि भाई विराट कोहली, किसी ने बता दिया कि केएल राहुल, ठीक है। किसी ने बता दिया कि रोहित शर्मा, इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। और किसी ने बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी, है ना। मैंने पूछा था कि टॉप 5 बैटर्स बताओ आप, तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया। अगर मैं किसी और से पूछूं तो वो अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे मान लो कि मैं किसी बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछता हूं जिन्होंने अपने टाइम में सुनील गावस्कर को देखा हो, तो वो क्या बोलेंगे? सुनील गावस्कर। वो क्या बोलेंगे? अजय जडेजा। वो क्या बोलेंगे? कपिल देव, है ना। वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर, है ना। और वो इसी तरीके से। तो आप समझना जरा, एक और किसी का नाम लिख लेते हैं, चलो, कीर्ति आजाद, है ना। इन लोगों का नाम हमने लिखा। तो आप अभी के जेनजी से पूछोगे, तो वो बताएंगे क्या? वो बताएंगे अभिषेक शर्मा, ठीक है। वो बताएंगे ईशान किशन, ठीक है। वो बताएंगे क्या? संजू सैमसन, ठीक है। और वो क्या, वो अच्छा वैभव सूर्यवंशी तो भूल ही गया, वो बताएंगे वैभव सूर्यवंशी। वो बताएंगे तिलक वर्मा। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। मैं वेल डिफाइंड के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। अब अगर मैंने किसी से पूछा ऐसा कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 बोला, तो ये कोई भी बता देगा कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5। आप किसी से भी पूछ लो ना, तो ऐसे हम लोग सेट्स को ऐसे लिखते हैं। ये वेल डिफाइंड हुआ। अच्छा, मतलब किसी से भी पूछ लूं, अगर मैं जापान में चला गया, वहां के बच्चों से पूछा कि भाई टेल मी नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो वो भी बच्चा मुझे बोलेगा सर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हुआ? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये क्या है? वेल डिफाइंड। लेकिन मैंने जो ऊपर में स्टेटमेंट लिखा था टॉप 5 बैटर्स वाला, वो वेल डिफाइंड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, इसीलिए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमने ये करली ब्रेसेस के हेल्प से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने इसको बोल दिया कैपिटल ए, जैसे मैंने इस सेट को बोल दिया चलो कि कैपिटल बी बोल दिया। यहाँ पे इस सेट को मैंने बोल दिया कैपिटल बी। तो अब समझना जरा, बी एक क्या है? सेट। उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग होने चाहिए। उसके अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा था, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डेफिनेशन में। तो यहां पर ए, ई, आई, ओ, यू जो मैंने लिखा है, इसको सबको कैसे सेपरेट किया? कॉमा से। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या मतलब होता है। ए जो है वो क्या है? एक मेंबर है इस फैमिली का। इस फैमिली में कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। ए जो है एक सेट है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5। इसको मेंबर्स भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल ए, छोटू ए इज मेंबर ऑफ कैपिटल ए, छोटू ए इज मेंबर ऑफ
बड़ा ए, ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो 1 है वो क्या है, एक मेंबर है बी का, ठीक है। ये जो 2 है वो क्या है, मेंबर है, ठीक है, बी का। 3 क्या है, मेंबर है बी का, एंड सो ऑन। 4 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी, या फिर आप कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट बी, 5 बिलोंग्स टू सेट बी। इसी तरीके से ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहां पे काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एन, और ऐसा ब्रैकेट लगा के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5। यहां पर जो बी सेट है हमारे पास, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इसी को प्यार से बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ओके, कार्डिनल नंबर, इसी को प्यार से बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो है, नंबर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। उसी तरीके से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके भी अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो ऐसे हम लोग सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा 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 से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके लिए। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ठीक है। तो ए क्या लगता है आपको, क्या ये सेट है, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उसका एक लिस्ट बना लिया, तो हाँ ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी और से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा, क्योंकि आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स फिक्स है। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा गया कि कितने हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स का आप लिस्ट बना लो, नाम लिख लो, तो क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल इन योर क्लास, आपके क्लास में इंटेलिजेंट, अब ये क्या स्टेटमेंट हो गया, देखो इंटेलिजेंट गर्ल का क्या मतलब है भाई, कि कैसा इंटेलिजेंट, किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट, काहे का इंटेलिजेंट, क्यों इंटेलिजेंट। तो अपने आप में एक पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये वेग है, मतलब आप स्पेसिफिक नहीं होके बता रहे हो कि इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो इंटेलिजेंट लिखा है ना, ये वर्ड अपने आप में ही वेल डिफाइंड नहीं है, मैथमेटिकली वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंट गर्ल मतलब क्या, उसका कुछ तो होना चाहिए ना डेफिनेशन। इंटेलिजेंट गर्ल का क्या मतलब है, जिसका मैथ्स में 90 से ज्यादा हो, या जिसमें जिसका फिजिक्स में 90 से ज्यादा हो। तो यहां पर ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ओके, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट, ये कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है बेसिकली, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, अब यहां पे जो लिखा है ब्यूटीफुल, भाई सुंदर तो होती हैं लड़कियां, लड़कियां तो हमेशा सुंदर ही होती हैं, लेकिन वो कैसी सुंदर है, मतलब मन से सुंदर है, या फिर मतलब समझ रहे हो ना, तो कैसे सुंदर है, मतलब तो आप कैसे, मतलब यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, सुंदरता का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये जो है क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड अगर नहीं है तो ये भी क्या है, एक ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं बनाएगा, ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास, टॉल गर्ल इन योर क्लास मतलब समझ में नहीं आ रहा है टॉल गर्ल का क्या मतलब है। तो टॉल गर्ल का बेसिकली मतलब, अगर आपने बताया होता कि भाई ऐसा करो कि जिस गर्ल का हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है उसको हम टॉल बोलते हैं, तब तो ये डिफाइंड होता, लेकिन यहां सीधा सीधा टॉल गर्ल्स बोल दिया है। तो आप टॉल गर्ल का कोई डेफिनेशन नहीं है ना, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं बनाएगा, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको भी, इसका भी जो कलेक्शन है वो सेट नहीं कहलाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। नेक्स्ट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं अपने पास, एक होता है रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं, जैसे मुझे लिखना हो, जैसे मैंने एक सेट लिखा ए, मैं इसके अंदर लिख देता हूं, मान लो कि 1 3 5 7 और 9 है ना,
मैंने यहां पे लिख दिया 1 3 5 7 9। ठीक है, तो आप समझना मैंने क्या लिखा है, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। मैंने सारे ऑड नंबर्स लिखे हैं जो कि 10 से स्मॉलर, ऑड ऑड नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, बेसिकली ऑड नेचुरल नंबर मैंने लिखा है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, ये वाला जो फॉर्म हमने लिखा इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसमें एलिमेंट्स की लिस्ट बना के करली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यहां पे हमें इसका प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है। जैसे मैं अगर इसको लिखता तो कैसे लिखता, इसको लिखता ऐसा, इसका प्रॉपर्टी लिखता कि x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, और यहां पे बोल देता कि x जो है वो लेस देन 10 है, ऐसा लेस देन 10 ऐसा बोल देता। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो चीज लिखा है इसका प्रॉपर्टी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लिखा है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पे लिखा है। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट को क्या किया, बिल्ड किया। और आप समझना जरा, ये दोनों एक ही बात है। जब हम इसको इसमें इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जब नंबर लिखना चालू करेंगे, एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं सच दैट, कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स सच दैट, ऐसा इसको भी हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, यहां पे एक्स जो है वो लेस देन क्या है 10 मैंने लिखा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा एक्स लेस देन 10 मैंने लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल को कैपिटल एन लिख दिया, और जो x है वो सारे क्या है 10 से स्मॉलर। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट लिखा हमने कैसे फॉर्म में, इधर वाला ए वाला, ये है मेरा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और ये है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को लिखने का दो तरीका है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा, मैं सेट ए के अंदर लिखता हूं 1, इसके बाद लिखता हूं 4, इसके बाद में लिखता हूं लेट से कि 9, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 25, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 36। तो आप समझना कि मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x इज सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर, और x मैंने क्या लिया है, x मैंने क्या लिया है नंबर। जैसे 1 है तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर लिखना था, 2 है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, 3 है तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया। और यहां पर जो x है वो क्या है, वो क्या है किससे 7 से छोटा है ना, 7 से छोटा मैंने नंबर लिया और उसका परफेक्ट स्क्वायर, x इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और x कहां है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा जितने भी नंबर्स थे उसका हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग करा दिया। तो यहां पर हम सेट की क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और इस तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट को समझते हैं थोड़ा सा। सबसेट अगर मैं ऐसा लिखा, सेट ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 2 और 3, तो इसका सबसेट में एक और सेट लिख लेता हूं, यहाँ पे बी मैंने लिख लिया, बी लिख लिया 1 और 2, एक सेट ये ले लिया। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो बी है, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए के भी पार्ट है, मतलब ए के अंदर भी है। तो इसको बोलते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए के भी एलिमेंट्स है। जैसे बी के अंदर 1 है तो इसके अंदर भी 1 था, बी के अंदर 2 है तो 2 इसके अंदर भी है, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट। तो बी क्या है, मतलब सबसेट का मतलब आप ऐसा समझ लो, पार्ट ऑफ सेट। सबसेट है बी, तो बी क्या है, पार्ट ऑफ, बी क्या है, पार्ट ऑफ, आप बोल सकते हैं कि सेट ए का पार्ट है ना, सेट ए का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं एक और सेट यहां पे लिखता हूं, जैसे मान लेते हैं सी, मैंने एक सी सेट लिखा और उसके अंदर लिखा सिर्फ 1, तो क्या ये सबसेट है ए का, हाँ बिल्कुल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, एक और सेट मैंने लिख दिया डी, मैं डी के अंदर लिख देता हूं 1 2 3। ठीक है, तो क्या ये सबसेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है क्योंकि वो भी उसका पार्ट है। ठीक है ना, तो जैसे यहां पर डी है, क्योंकि 1 डी में है
क्या ए में है? हाँ है। 2 है डी में, क्या 2 ए में है? हाँ है। 3 all element of D are also the element of A, therefore D is subset of A। तो यहां पर हमने जो लिखा है B, C और D, ये सब क्या है? A के सबसेट है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो कि कोई सेट खाली कर दिया, मैंने यहां पे लिख दिया एक खाली सेट लिखते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? नल। नल का मतलब होता है खाली, नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, आप वॉइड भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। तो आप ऐसा समझो, खाली जो है, खाली खाली तो सबका पार्ट है ना, तो जो एम्प्टी सेट होता है फाई, वो भी क्या होता है? सबसेट होता है। वो भी क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि फाई एम्प्टी सेट जो होता है वो दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का, और अपने आप में हर सेट, ठीक है, इटसेल्फ जो है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब 1 2 3 भी क्या है? सबसेट है। तो इसका अगर मैं सबसेट लिखूं, एक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 2 और 3। तो इसके सबसेट अगर मैं लिखूं तो पहला क्या हो जाएगा? 5 है, और एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। 1 सबसेट है, हाँ बिल्कुल है। 2 ठीक है, सबसेट है, हाँ है। ऐसे एक एक एलिमेंट लिख लिया। 3 हाँ है। अब मैं क्या करता हूं? दो दो एलिमेंट लिख लेता हूं। 1 2 ले लिया, ठीक है, 1 के साथ 3 ले लिया। 1 3 क्या सबसेट है? हाँ है। 1 2 1 3 ले लिया। अब ले लेते हैं 2 3, ठीक है, दो दो का हो गया क्या? 2 3 1 3 2 3 1 2, ये सब हो गया। अब क्या हो जाएगा अपना? 1 2 3। देखते हैं कितने हो गए काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जो सबसेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इस सेट से जो सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? यहां पे हो जाएंगे 8। और ये 8 कैसे हुआ ये समझते हैं थोड़ा सा। ये 8 कैसे हुआ इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो या तो ये सबसेट बनाएगा या तो नहीं। मतलब इसके पास एक चॉइस है ना, ठीक है, 1, या तो इसके पास एक चॉइस है, या तो ये आएगा या तो नहीं आएगा, या तो ये सेलेक्ट होगा या तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसके पास कितने चॉइस है? 2। इसके पास भी कितने चॉइस है? 2। इसके पास भी कितने चॉइस है? 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट, इसीलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा पीएनसी का गेम यहाँ पर है, ठीक है। या तो ये आएगा या तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो उसको सेलेक्ट होने के, उसको आपको चूज करने के दो तरीके हैं। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो आपके पास अगर पूछा जाए कि अगर एक सेट है अपने पास, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और मैंने पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो आप क्या बताओगे? 2 रेज़ टू पावर 5। तो ये हमारा हो जाएगा 32। तो ये हमने एक और एग्जांपल कर लिया नंबर ऑफ सबसेट्स से रिलेटेड, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब हम धीरे धीरे रिलेशन बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे रिलेशन बनाने की तरफ। अब है यहां पर भैया देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकालते हैं। क्या होता है? मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा, इसके अंदर लिख दिया रणवीर कपूर, ठीक है, रणवीर सिंह लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। और क्या लिख लूं? रणवीर कपूर हो गया, रणवीर सिंह हो गया, क्या नाम है? कटरीना कैफ के हस्बैंड का नाम क्या है? विकी कौशल है ना, विकी कौशल। ये मैंने 3 एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए, ठीक है। और मैं सेट बी लिख रहा हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं, चलो कटरीना कैफ, ऐसा लिख लिया, ठीक है। और क्या लिख लूं? दीपिका पादुकोण या पादुकोण जो भी बोलते हैं, ठीक है। और आलिया भट्ट लिख लूं क्या? आलिया भट्ट ना, ये ए बी जो है वो क्या है? आलिया भट्ट है।
अब मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब दो सेट का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है सर सेट का, हाँ सही सुन रहे हो आप। इसको लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं वो ऑर्डर पेयर में होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। पहला सेट मेरा ए है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा। आर के क्या है, रणवीर कपूर है ना। रणवीर कपूर का ऑर्डर पेयर बनाएंगे के साथ, ठीक है। के कौन था, के कौन था, करिश्मा कपूर था क्या, करिश्मा कपूर थी क्या, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जो समझ लो आप, करीना कपूर। एक डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं, दीपिका पादुकोण है और ये आलिया भट्ट है, ठीक है। कैटरीना कैफ, सॉरी कैटरीना है ये, कैटरीना है भाई, कैटरीना कैफ है, नहीं तो भुला जाएंगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कैटरीना कैफ है ये, के दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिया आरके के साथ क्या ले लिया, दीपिका पादुकोण, ठीक है ना, ऐसा। अब ले लिया आरके के साथ ले लिया आलिया भट्ट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी बना रहे हैं। तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो हमने क्या किया, आरके के साथ सबको लिख लिया। अब दूसरी बार हम लोग लिखेंगे आर एस, रणवीर सिंह के साथ लिख लेते हैं, कैटरीना कैफ, ठीक है। रणवीर सिंह के साथ हमने लिख लिया दीपिका पादुकोण, ठीक है। रणवीर सिंह के साथ हमने लिख लिया आलिया भट्ट, ठीक है। अब कौन बच गया, अब बच गया विकी कौशल भाई साहब, ठीक है। तो विकी कौशल के साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, कैटरीना कैफ, अच्छा यही वाली तो है, यही वाली तो है, ठीक है। विकी कौशल के साथ हमने क्या लिख लिया, दीपिका पादुकोण, ठीक है। विकी कौशल के साथ हमने क्या लिख लिया, आलिया भट्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये जो हमने बनाया ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। के का मतलब कैटरीना कैफ है भाई, कैटरीना कैफ है, करिश्मा कपूर और करीना कपूर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं, ठीक है ना। कैटरीना कैफ है, याद रखेंगे हम लोग, के का मतलब कैटरीना कैफ है भाई, कैटरीना कैफ, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसकी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 3। अच्छा, इसके भी अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ये भी कितना है, ये भी है 3। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, तो आप गिन लो भाई, 9 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब कि 3 इंटू 3, 9 एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना सिंपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए यहां पर मैं एक ये बना देता हूं, एक सर्कल बना के मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास एक सेट था, ये सेट था ए हमारे पास, और ये सेट था हमारा बी, ठीक है। हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे। ये था अपना रणवीर कपूर, ठीक है। ये था अपना रणवीर सिंह धुरंधर वाला, और ये है भैया अपना विकी कौशल, है ना, विकी कौशल। और ये के कौन है, के कैटरीना कैफ है, और ये है अपना दीपिका पादुकोण, और ये है अपना आलिया भट्ट, ठीक है। अब इसका तो मैंने क्या किया, कैसे बनाया है इसको देखो। सबसे पहले इसका एक एलिमेंट लिया, ठीक है। सबसे पहले इसका एक एलिमेंट लिया, ये वाला, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कितना हो गया, 3 मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आर एस का इसके साथ, फिर आर एस का इसके साथ, फिर आर एस का इसके साथ, 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गए। फिर उसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो हमारा टोटल जो है एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर कितने आ गए, 9 आ गए। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अभी जो हमने बनाया इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है मेरे पास ए कॉमा बी, और मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कि इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 × 2 6 एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे, 1 कॉमा ए, ठीक है, 1 कॉमा बी, 1 का खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 का 2 कॉमा ए, ठीक है, 2 कॉमा बी, 2 का खत्म हो गया।
अब 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, तो 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एक बताना चाहता हूं आपके लिए। इन जनरल आमतौर पर ए क्रॉस बी जो होता है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। दिस इज नॉट इक्वल, ये आमतौर पर इक्वल नहीं होता है। अगर दोनों एक ही हो गया तो इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। मतलब सर मतलब क्या है, जैसे आप बी क्रॉस ए निकाल लो, यहां पर बी क्रॉस ए का क्या मतलब है, फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होगा वो फर्स्ट सेट का होगा। तो मैंने बी को पहले लिखना था, तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 1, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ए कॉमा 2 अब हो जाएगा ए कॉमा 3। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होगा, क्योंकि मैंने पहले ए क्रॉस बी लिखा था, अब मैं बी क्रॉस ए लिख रहा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और फिर लिख दूंगा बी कॉमा 3। तो आप लोगों को लगेगा अच्छा सर ये क्या बोल रहे हो, ये सर 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 एक ही बात नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। 1 कॉमा ए आपको मैं बता दूं, 1 कॉमा ए जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है ए कॉमा 1 के, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। क्योंकि ये आप ऐसे समझो कि आपको मैं ऐसा बोल दूं कि 3 कॉमा 4, क्या 3 कॉमा 4 4 कॉमा 3 के इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो कार्टेशियन प्लेन पे दो अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा हमेशा। वो तभी इक्वल हो जाएगा जब ए और बी दोनों बराबर ही हो जाएं, और उन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना होगा, तो वहां पर ए क्रॉस बी निकाल लो या फिर बी क्रॉस ए निकाल लो, एक ही बात है ना वो तो, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग धीरे धीरे रिलेशन बनाने वाले हैं। चलिए आ गया यहां पर रिलेशन बनाने का टाइम आ गया। रिलेशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, गहराई को समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तब जाकर हम यहां तक आते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। वैसा ही रिलेशन जैसा आम जिंदगी में होता है, जैसे आपका रिलेशन है मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका रिलेशन है अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। तो वही रिलेशन की बात हम लोग कर रहे थे तब से, ठीक है। तो आर जो है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए, याद है आपको सेट ए में मैंने क्या क्या लिखा था? सेट ए में मैंने लिखा था क्या क्या, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल, याद है ये वाला सेट, ठीक है। दूसरा सेट के अंदर मैंने क्या लिखा था, के कैटरीना कैफ, दीपिका पाडुकोन, और एक क्या था, और एक क्या था भाई देख लेते हैं, और एक क्या था दीपिका पाडुकोन के बाद, हाँ आलिया भट्ट, आलिया भट्ट थी भाई, आलिया भट्ट थी, है ना। तो ये लोग थे ए में और बी में। तो कह रहा है कि अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है सेट ए से बी में, है ना, सेट ए से बी में, डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, सबसेट। और आपको तो पता है सबसेट क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था आपको सबसेट क्या होता है। अच्छा, ये जो रिलेशन होता है ना ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अभी अभी इसका ए क्रॉस बी हमने ताजा ताजा पिछले ही स्लाइड में निकाला था। इसका जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो अभी मैं नहीं लिखूंगा, आपके पास पीछे लिखा हुआ है इसका ए क्रॉस बी। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स थे, मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर थे, ऑर्डर्ड पेयर। तो अपने आप ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, नाम ही है उसका ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ी में है, तो ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या करने थे, वो 9 के 9 सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखने थे, ठीक है। तो आपने लिख लिया वो सारे के सारे 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये है ए क्रॉस बी। अब आप इसी में से उन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड है कि भाई उन दोनों का रिश्ता है। रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया मैंने, कि सेट ए में जो है, सेट ए के अंदर ये जो है, ये जो हस्बैंड्स हैं और ये उनकी धर्म पत्नी है, ये उनके वाइफ्स हैं, ठीक है। तो अब आप समझना कि जो मेरा रिलेशन है आर, रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बताओ जरा, ये जो अपना रणबीर कपूर का है, रणबीर कपूर का किसके साथ है, आलिया भट्ट के साथ है अगर मैं सही हूं तो, रणबीर कपूर का जिसके भी साथ हो, मतलब अभी आलिया भट्ट के साथ है, तो इसका रिलेशन आ गया, रणवीर कपूर जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, आलिया भट्ट के साथ, ठीक है। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह किसके साथ रिलेटेड है, रणवीर सिंह रिलेटेड है
दीपिका पादुकोण के साथ, तो ये हो जाएगा डीपी, ठीक है ना। और विकी कौशल जो अपना भाई साहब है, विकी कौशल, ये रिलेटेड है कैटरीना कैफ के साथ। तो ये मेरा बन गया रिलेशन। मैंने रिलेशन को कैसे डिफाइन कराया था, रिलेशन ए क्रॉस बी में मैंने रिलेशन को ऐसे डिफाइन कराया था कि जो सेट ए के अंदर जो है ये क्या है, ये हस्बैंड्स हैं और ये इनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो रणवीर कपूर की, आई होप कि मैं सही हूं, मुझे उतना आइडिया है नहीं, तुम लोग मुझे बता देना कमेंट करके कि मैंने सही बताया है कि नहीं। अगर मैं सही नहीं बताया होऊंगा तो करेक्ट कर लूंगा मैं बाद में और मैं सीख लूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझना जरा, रणबीर कपूर का रिलेशन किसके साथ है, आलिया भट्ट के साथ, है ना। इसका दीपिका पादुकोण के साथ। अब आप समझना जरा, मैंने इसके अंदर 9 एलिमेंट्स लिखे थे, मैं 9 एलिमेंट लिख दूं क्या, आर के, ठीक है, आर के आर के साथ दीपिका पादुकोण, ठीक है, आर के साथ आलिया भट्ट, ये था फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आर एस का इसी तरीके से ऑर्डर पेयर, मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूं, सबका ना कार्टेशियन, मतलब इन सबका प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, फिर से आपके लिए दोबारा से लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हो जाएगा के, ठीक है, क्लोज। अब फिर आर एस, अच्छा आर एस वाला चालू है, आर एस का दीपिका पादुकोण के साथ हो गया आपका, ठीक है। आर एस का आपका आलिया भट्ट के साथ हो गया, ठीक है ना। ये सब कॉमा 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 से सेपरेट है, ठीक है। फिर उसके बाद विकी कौशल का स्टार्ट करते हैं, तो विकी कौशल का क्या हो गया, कैटरीना कैफ के साथ हो गया। विकी कौशल का अपना हो गया दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशन, सॉरी अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अभी थोड़ी रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब हो गया विकी कौशल का आलिया भट्ट के साथ। अब आप समझना, इनमें से ना मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो रिलेशन मैंने डिफाइन कराया था वो इस तरीके से डिफाइन कराया था कि सेट ए में उनके हस्बैंड है और सेट बी में उनकी वाइफ है। तो थोड़ा सा आप समझते हैं, यहां पर समझते हैं कि पहला जो रिलेशन है वो रणबीर कपूर का जो है वो किसके साथ है, आलिया भट्ट के साथ। तो ये वाला रिलेशन में मेरे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रिलेशन को ऐसे डिफाइन कराया है। अब देखो जरा, रणवीर सिंह का दीपिका पादुकोण के साथ, तो ये मेरे रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगला विकी कौशल का रिलेशन किसके साथ है भाई, विकी कौशल तो अपना कैटरीना कैफ वाला है, कैटरीना कैफ वाला है विकी कौशल, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो रिलेशन मैंने बनाया है, आप बताओ क्या इसके सारे एलिमेंट्स ऑफ आर इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा यहां पर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखना है हमें। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। तो यहां पर रणबीर कपूर जो है वो आलिया भट्ट के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो इसको हम लोग ऐसे करके बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं रणबीर कपूर, थोड़ा सा यहाँ पे आर को कैपिटल में ऐसे लिख देता हूं, आलिया भट्ट ऐसे। इसको क्या पढ़ते हैं, रणबीर कपूर इज रिलेटेड टू आलिया भट्ट, रणबीर कपूर कॉमा आलिया भट्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब ये लोग रिलेशन में हैं। ये रिलेशन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। दिस इज द वे टू राइट द रिलेशन। नेक्स्ट, यहां पे अगर हम रिलेशन को समझ गए हैं तो उसके बाद हमें करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहां तक हमारा जो है ग्रेड 11th का हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रेड 12th में। तो 12th की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले बात कर लेंगे इम्प्टी रिलेशन का, ठीक है। यहां पे देखते हैं इम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब मैंने एक सेट बनाया कैपिटल ए, इसके अंदर मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। इसमें बॉयज स्कूल के स्टूडेंट, मतलब बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। तो बॉयज स्कूल में तो बॉयज ही होंगे सिर्फ। सो दैट रिलेशन आर गिवन बाई, और मैं एक रिलेशन को डिफाइन कराता हूं। यहाँ पे आर को मैं कैसे डिफाइन कराता हूं, रिलेशन के अंदर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर, उसके बाद सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ये बताओ
क्योंकि जिस सेट में इस रिलेशन को हमें डिफाइन करना है वो सेट क्या है, वो उस सेट के अंदर तो सिर्फ बॉयज है, उस सेट के अंदर तो सारे लड़के हैं। तो अब ये रिलेशन उस सेट में डिफाइन कैसे होगा, समझ में आ रहा है क्या बात? तो ए जो है वो क्या है, बोल रहा है कि ए का बी के साथ रिलेशन तब होगा जब ए क्या हो, सिस्टर हो। तो इसमें तो कोई फीमेल है ही नहीं, तो यहां पर जो भी रिलेशन बना उसके अंदर कोई एलिमेंट आया ही नहीं, इसीलिए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन इज नथिंग, मतलब जीरो, नल। ठीक है, तो ये कैसा सेट बन गया, रिलेशन बन गया नल सेट, इसलिए बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यहां पे रिलेशन बना ही नहीं, ठीक है, यहां पे रिलेशन जो है वो बना ही नहीं। तो इसलिए यहां पर देखो मेरा जो रिलेशन बना आर दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, 5, और 5 भी आपको पता है क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। 5 भी क्या है, आपको अभी अभी बताया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो मेरा रिलेशन क्या बना, 5। ठीक है, आर इज 5 एंड दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। थोड़ा सा समझते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक सेट में, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल तब बोलते हैं हम लोग इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अब आप समझना जरा, रिलेशन में क्या हो गया, किस उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट, जैसे मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं, एक अच्छा सिंपल एग्जांपल एक समझ लेते हैं, फिर मैथमेटिकल वाला समझ लेंगे। एक रियल लाइफ का एग्जांपल हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल, लेट ए बी द सेट ऑफ such that relation R given by R dash difference between height of A and B is less than 3 मीटर। अच्छा, बॉयज स्कूल के ही इसमें सेट ए के अंदर ऑल स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, रिलेशन कैसे डिफाइन कराता है, रिलेशन बोलता है कि रिलेशन के अंदर तो ऑर्डर पे तो दो लोगों को लिखना पड़ेगा, सच दैट दोनों के जो उम्र का डिफरेंस है वो 3 मीटर से छोटा होना चाहिए, 3 मीटर से छोटा होना चाहिए। तो होगा ही, इसमें तो सभी आ जाएंगे ना, मतलब 3 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है ना, 3 मीटर से छोटा ही होगा डिफरेंस। अगर दोनों के हाइट का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमेशा 3 मीटर से छोटा ही होगा। आप ए के अंदर जितने भी बंदे रखो, मान लो एक सेट है ए, इसके अंदर हमने रख दिया ए बी सी डी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं इनको तभी रिलेशन में रख पाऊंगा जब इन दोनों के बीच जो हाइट का डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर होगा, ठीक है ना, लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा लेस देन 3 मीटर ही होगा, क्योंकि 3 मीटर समझो आप, 3 मीटर को पहले समझो, 3 मीटर का मतलब कितना है, 3 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब जब भी आप हाइट निकालो दो लोगों, आमतौर पर हाइट कितना होता है, आप लोगों का हाइट कितना होगा, देख लो, हाइट चेक कर लो अपना। जैसे मेरा हाइट कितना है, 273 है, और मैं किसी एक बच्चे का हाइट ले लेता हूं जिसका हाइट है 270, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे को, 3 मीटर का आ गया, सॉरी 3 सेंटीमीटर का आ गया। तो ये डिफरेंस जो है हमेशा क्या होगा, लेस देन 3 मीटर होगा ना, क्योंकि कोई इतना बड़ा तो होगा नहीं ना, कोई इतना बड़ा तो होगा नहीं कि दोनों, और कोई इतना छोटा भी नहीं होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 मीटर से लेस नहीं, 3 मीटर से लेस ही होगा ना हमेशा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका बनाएंगे, तो अगर इसको हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में समझे कि ए के अंदर मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी है, ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर सभी आ जाएंगे, ए कॉमा ए भी आ जाएंगे इस रिलेशन के अंदर, ए कॉमा बी भी आ जाएंगे, ए के साथ शुरू किया, ए के साथ, अब जो है अब बी के साथ शुरू कर लेते हैं, तो बी कॉमा ए भी आ जाएंगे और बी कॉमा बी भी आ जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे लोग इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता तो भी मुझे यही मिलता, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही मिलता और इसका रिलेशन भी यही मिला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो आर जो है ना
वो क्या हो जाता है, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ दो लोगों के बीच के हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से क्या होगा, छोटा ही होगा, 3 मीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना ऐसा, ठीक है। वो रेयर केस, आप लोग मत बोल देना कि ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना बड़ा आदमी होता है, इतना छोटा, आमतौर पर आम जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता। अगर इसको मैं एक बार और समझाऊं बहुत ही अच्छे से, तो मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आप ऐसा कर लो कि हम लोग एक रिलेशन बना लेते हैं। इससे पहले कि इसको समझे, मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं, एक सेट ए है और उस सेट ए के अंदर में एलिमेंट लिख लिया 1, 2 और 3, ठीक है। और मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं इस तरीके से कि a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने रिलेशन में उन्हीं लोगों को रखूंगा जिनका डिफरेंस का मॉड हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। तो आप मुझे बताओ जरा, मेरे रिलेशन में कौन कौन आएंगे, यहां पर इस रिलेशन में कौन कौन आएंगे, तो क्या 1,1 आ जाएंगे? हाँ आ जाएगा सर, आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 0। जो भी मेरे इस बात को मानेगा वो मेरे रिलेशन में रहेगा, ठीक है। अब देखो 1,2 लिख लेंगे क्या? हाँ लिख सकते हैं सर। 1,3 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं सर। 1 वाला खत्म हो गया, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2,1 लिख सकते हैं सर? हाँ लिख सकते हैं। क्या 2,2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या 2,3 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आप देखना जरा, 2,3 हो गया, हाँ 2 से सारा कुछ लिख दिया। अब चलो 3,1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 3,2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 3,3 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा रिलेशन आया है, ये सब क्या है, मैंने बेसिकली ये क्या लिखा, अभी मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देता हूं। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, एक जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको लिख देता हूं ए क्रॉस बी। अभी जो मैंने बनाया है वो क्या है, ए क्रॉस बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और ये सभी लोग मेरे रिलेशन में हैं, इन्हीं को मैं चलो आर के इक्वल लिख देता हूं। तो आप समझे क्या, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, यूनिवर्सल, नाम ही हो गया उसका यूनिवर्सल, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में हमारा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट हो चुका है, ग्रेड 12th का ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ये वाला जो रिलेशन है, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर कोई सेट है ए, मान लो कि कोई सेट है, इसके अंदर मैं किसी रिलेशन को डिफाइन करा रहा हूं और मैंने यहां पे लिख दिया 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इस सेट के अंदर, ठीक है ना, इस सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है वो सबका रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। मतलब सर अपने आप से रिलेशन होना चाहिए मतलब समझना जरा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, यहां पर कोई रिलेशन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आर, और मैं इसके अंदर लिख दिया 1,1, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख दिया 2,2, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख दिया 3,3, ये तो मुझे चाहिए ही। क्यों चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या बोल रहा है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस कैपिटल ए के अंदर जो भी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ऐसा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। अगर सर मान लीजिए, अच्छा इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं, मान लीजिए कि सर मेरे रिलेशन में ऐसा हो जाए कि 1,1 तो है सर, और 1,2 भी आ जाए लेट्स से, और 1,3 भी आ जाए, ये लोग भी आ जाते हैं सर कल के डेट में मान लो कि, तो क्या करेंगे सर हम, 2,2 भी आ गया और 3,3 भी आ गया मेरे रिलेशन में, तो मैं क्या सर इसको रिफ्लेक्सिव बोलूंगा? तो भैया तुम सबसे पहले तो सोचो कि उसने डेफिनेशन क्या बोला है। रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, फॉर ऑल एलिमेंट, जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, इसको देखना है। तो क्या 1,1 है? हाँ है। क्या 2,2 है? हाँ है। क्या 3,3 है? हाँ है।
इसके अलावा जो भी रहे उससे मेरे को क्या मतलब, मैं तो रिफ्लेक्सिव देख रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव देखने का मतलब है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये भी आ गया ये भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो जो चाहिए था मैंने वो चेक कर लिया, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लीजिए सर कल के डेट में ऐसा हो जाए, मैं R3 लिख रहा हूं सॉरी, R3 लिखता हूं ऐसे 1,1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ऑर्डर पेयर मैंने लिखा 1,2, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं सेट ए में डिफाइंड कर रहा हूं, ठीक है, 2,2 और मैंने यहां पे लिख दिया 2,3। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा अब बताओ कि क्या ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से समझना जरा। सर मैं पहले तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट है वो देख लूंगा सर, 1 देखा तो मैं 1 का 1 के साथ रिलेशन ढूंढूंगा, मुझे मिल गया सर, ठीक है मुझे मिल गया। मैं सर 2 देखा, मैं 2 का 2 के साथ देख लिया, मुझे दिख गया सर। लेकिन मुझे सर 3,3 इसके अंदर नहीं दिख रहा है। अच्छा हो गया ना गेम, 3,3 मुझे दिखना चाहिए था, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि सिंस मैंने देखा कि 3,3 जो है वो मेरे इस रिलेशन में, कौन से रिलेशन में, R3 रिलेशन में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 3,3 does not belongs to R3. This implies that R3 is not reflexive. R3 जो है वो क्या है, not reflexive on कैपिटल A। इस वाले सेट में R3 जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप अब आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काफी सुंदर सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर, यहां पे ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 1,2 बिलोंग्स टू R, तो 2,1 सिमेट्रिक का मतलब आप बिल्कुल समझते हैं, A और B अगर रिलेटेड है तो B और A भी रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, A और B अगर रिलेटेड है तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर फिर से वही वाला सेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। लेट से A मैं ले लेता हूं यहां पर 1,2,3 ऐसा ही ले लिया। ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूं, जैसे R1 एक रिलेशन लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया 1,1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,3 और मैंने यहाँ पे लिख लिया 3,2, ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने। अब आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरा जो R1 रिलेशन है, पहले बात तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, क्या वो रिफ्लेक्सिव है? नहीं है सर रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है सर रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1,1 है, 2,2 यहां पर नहीं है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो एक आदमी ने मना कर दिया है ना होने से, इसमें नहीं है R1 में, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया ना, इसीलिए रिफ्लेक्सिव भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया पहली बात। दूसरा यहां पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो। अगर A1, B1 रिलेशन में है तो मुझे उसका A2, A1 दिखना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि A रिलेटेड है B के साथ, तो मुझे देखना है कि क्या B रिलेटेड है A के साथ। अगर ये मुझे दिख रहा है तो मुझे ये खोजना है। तो मैंने यहां पे देखा 1,1 खोजने की कोई, 2,3 मुझे दिखा तो मैं देखूंगा 3,2, तो मुझे मिल गया 3,2। 2,3 इस रिलेशन में है, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस 2,3 बिलोंग्स टू, सिंस 2,3 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 में, और ये इंप्लाइज करता है कि 3,2 को भी होना चाहिए, तो 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये भी जो है मेरा बिलोंग कर रहा है किसको, R1 को। दिस इंप्लाइज दैट, ये बताता है कि मेरा जो R1 है, R1 इज क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है ना, R1 जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ऑन कैपिटल A, कैपिटल A में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहां पे देख लेता हूं मैं, R2 लिख लेता हूं यहां पर। R2 चेक कर लेते हैं एक बार, क्या R2 है? तो थोड़ा सा पेन का साइज ज्यादा बड़ा मुझे लग रहा है, तो मैं एक बार यहां पे लिख लेता हूं 1,1। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इसको समझते हैं, 2,3 और यहां पे लिख लिया 3,1,
ठीक है, और यहां पे लिख लिया 1,3 1,3। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बेटा अब मुझे बताओ कि क्या ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या देखते हैं सर, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है मेरे तो मुझे उसका b कॉमा ए चाहिए। अगर तो यहां पे देख लो भाई रिलेशन में कौन है 1,1, तो 1,1 तो देखने 2,3 मुझे दिखा यहां पर, तो 2,3 का 3,2 है क्या? अरे यही फंस गया देखो मैटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस 2,3 जो है बिलोंग करता है मेरे रिलेशन में जिसका नाम है R2, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, मैं आपको लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल बता रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट R2 इज नॉट सिमेट्रिक, R2 इज नॉट सिमेट्रिक ऑन कैपिटल A, जिसपे हमने उसको डिफाइन कराया था। अब आप सोचोगे कि सर 3,1 तो है सर तो 1,3 भी है सर, तो होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी एक मना कर सकता है। जब 2,3 के लिए ना बोला अगर 2,3 है तो 3,2 चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आदमी बोल रहा है सर देखो ना सर मैं तो हूं सर, 3,1 है तो सर 1,3 भी तो है, तो इसके वजह से तो ठीक है बात। लेकिन ये क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है कि सर मैं अगर हूं तो मेरा जोड़ीदार तो चाहिए ना, अगर मैं 2,3 है तो 3,2 भी तो चाहिए यहां पर, क्या होने के लिए, टू बिकम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए तो एक और यहां पे R3 देख लेते हैं, R3 चेक कर लेते हैं यहां पे। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1,2, ठीक है, 2,1, 2,3, 3,2, ठीक है, ऐसा लिख दिया 1,3, ठीक है, और यहां पे लिख दिया 3,1। अब मुझे आप बताइए कि क्या ये रिलेशन जो है मेरा सिमेट्रिक है? तो चेक करेंगे। क्या कहता है डेफिनेशन कहता है कि अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ मांगता है अपने को। तो 1,2 है, 2,1 है, 2,1 है तो 1, अच्छा उल्टा भी देखो, आप पहले 2,1 देखो तो 1,2 देखो, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे भी लिखा हो सकता है ना, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 3,2 है तो 2,3 देखो मैं इस बार आपको उल्टा सिखा रहा हूं ना, जैसे मैंने 3,2 देखा तो मुझे क्या चाहिए, 2,3 चाहिए, तो यहां पर मुझे मिल गया। 1,3 देखा तो 3,1 देखा, तो बराबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि R3 जो है, R3 इज सिमेट्रिक, R3 इज सिमेट्रिक ऑन, R3 इज सिमेट्रिक, R3 इज सिमेट्रिक ऑन कैपिटल A में वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, आई होप आपको सिमेट्रिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, इस रिलेशन में काफी कंफ्यूजन है, तो इसको थोड़ा आराम से, प्यार से, धीरे से इसको समझेंगे। यहां पर बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लिए मेरा तो आप यहां पर प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप ट्रांजिटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। A1 A2 आपको अच्छा लगता है क्या? मुझे ऐसा अच्छा लगता है ना ज्यादा, A, B belongs to R and B, C belongs to R। यहां पे मैं if मेरा छूट गया, मैं if लिख लेता हूं। if this implies that कि A, C जो है वो बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है ना। फॉर ऑल A, B, C belongs to कैपिटल A। ये वाला जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मैंने ये वाला जो लिखा है ना, V को लिख के इसका ऐसे काट दिया है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल A, B, C belongs to A। मतलब सर क्या है इसका, थोड़ा सा समझाइए ना सर अच्छे से, मतलब समझो बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर A तुमको मिला B के साथ, A मान लो तुम्हारा दोस्त है, A जो है तुम्हारा दोस्त है, तुमने देखा उसको कि बी, मतलब तुम्हारा दोस्त है ए, ठीक है, और ए को तुमने देखा कहीं पे देख लिया, चौक पे देख लिया उसको तुमने, कुछ चाट वाट खाते हुए देख लिया, ठीक है, चाट खा रहा था वो, कौन, ए खा रहा था, तो ए बी के साथ खा रहा था चाट। तो तुम पूछे कि भाई ये कौन है, तो बोला अरे यार ये तो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तुमने समझ लिया कि चलो ठीक है भाई, ए का भाई बी है।
तुम फिर गए, क्योंकि तुम भी वहीं पे चाट खाने जाते हो। तो तुम जब अगले दिन गए, नेक्स्ट डे जब तुम गए वहां पर, तो तुमने क्या देखा, ये जो बी है ना, बी को तुमने पहचान लिया कि वो तो तुम्हारा जो दोस्त था ए, तुम्हारा जो दोस्त था, एक दोस्त था तुम्हारा अजय, ठीक है ना, उसका भाई था। तो तुम नेक्स्ट डे मिले तो ए नहीं था, बी के साथ तुमको सी मिला। तुम तो बी को पहचान लिए थे कि अच्छा ये तो मेरा दोस्त जो है अजय, उसका भाई है। तो तुम पूछे भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, तो ये बोला अरे ये तो मेरा भाई है। तो तुमने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा ए का भाई है बी और बी का भाई है सी, इसका मतलब ए और सी क्या है, भाई भाई है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। तो ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो मैं आगे खोजूंगा उसमें बी का रिलेशन किसके साथ है, तो बी का रिलेशन जिसके भी साथ होगा, अगर यहां पे लिखा है इफ ए कॉमा बी, ठीक है मेरे रिलेशन में, है मेरे रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी भी मेरे रिलेशन में है, तो मुझे खोजना होगा ए कॉमा सी। अगर मान लो ऐसा हुआ कि ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा सी मेरे रिलेशन में है ही नहीं, तो फिर मुझे आगे की बात करना ही नहीं है। ट्रांजिटिव वो कब नहीं होगा ये मैं बता रहा हूं। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है और आपने देखा कि बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, लेकिन आपने देखा कि ए कॉमा सी नहीं था, तो आप क्या बोल दोगे कि ट्रांजिटिव तो नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बोलता है, अगर ये है तो ये भी अपने को चाहिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल के हेल्प से, थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मेरा एक सेट है ए और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 और मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन बना लेता हूँ R1, मैंने बना लिया यहाँ पे 1,2, ठीक है, और यहाँ पे बना लिया 2,3, ऐसा। यहाँ पे मैंने बना लिया R2 के अंदर, मैंने इसके अंदर बना लिया 2,3, एक रिलेशन ये बना लिया। R3 मैंने बना लिया 1,2, ठीक है, 2,2, 2,3, 1,3, ऐसा बना लिया। अब इन सारे रिलेशंस को R1, R2, R3 मैंने 3 रिलेशन यहां पर बनाए हैं। इन तीनों रिलेशन को मैंने बोला कि आप चेक करो इसको ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मैंने बोला आपको ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, सर आपने तो बोला था कि पहले ए कॉमा बी देखो, तो यहां पे जो मेरा रिलेशन है ये वाला, मैं सर इसमें देख लिया 1,2 देखा मेरे को, और मेरे को सर 2,3 भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, ए और बी है, ये ए कॉमा बी है। तो मुझे सर बी कॉमा सी भी दिखा, तो मुझे सर ए कॉमा सी चाहिए था इस रिलेशन में, लेकिन इस रिलेशन में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है। ये बात आया आपको समझ में, क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा ए कॉमा बी तो है, बी कॉमा सी है, तो मुझे इस रिलेशन में 1,3 भी चाहिए था टू बिकम ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव होने के लिए। अब यहां पर R2 रिलेशन देखिए, इतना छोटू सा रिलेशन दे रखा है, इतना छोटू सा रिलेशन है R2, 2,3 इसके अंदर है, मतलब ए कॉमा बी इसके अंदर है। तो मेरा रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, तो इसमें 3 से स्टार्ट होने वाला कोई अगला एलिमेंट है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। अगर वो होता, मतलब 3 कॉमा समथिंग होता और उसके बाद मान लो कि इसके अंदर 3 कॉमा कुछ है, जैसे यहां पर आपने देखा था कि 2,3 था, लेकिन उसके आगे वाला 1,3 इसके अंदर नहीं हुआ, मतलब अगर ए बी है रिलेशन में और बी के साथ सी है, तो मुझे ए के साथ सी रिलेशन में होना चाहिए। ए के साथ बी है और बी के साथ सी है, तो ए के साथ सी चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए के साथ बी है रिलेटेड, लेकिन बी के आगे वाला है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रांजिटिव है यहां पर, ठीक है ना, ये अपने आप ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव मना करने के लिए हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं है ये बात बोलने के लिए हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला रिलेशन R3, 1,2 है तो 2,2 है, ऐसा, ठीक है, 1,2 है तो आप इसको समझो A और ये B, A B हो गया और ये क्या हो गया, B C हो गया।
तो आप समझना जरा, ये तो बी सी, ये तो बी ही है ना, ये तो बी ही, आप ऐसे समझ लो। तो आप अगर मान लो इसको सी समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कॉमा बी रिलेटेड है और बी कॉमा सी रिलेटेड है, तो क्या ए कॉमा सी रिलेटेड है? अच्छा, वो तो यहीं पे दिख रहा है आपको, तो यहीं पर हो गया वो तो, ठीक है। अब देखो 2,2 दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद ये आप समझ लो ए है, बी है, और ये क्या है, बी और सी है। तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो क्या ए कॉमा सी है रिलेटेड 2,3? हाँ, तो वो तो यहीं पे आ जा रहा है। अगर 2,2 रिलेटेड है, आप ऐसे समझो कि 2,2 रिलेटेड है, और इसके आगे आपने देख लिया कि 2,3 रिलेटेड है, तो ये 2,3 है ना, ये तो यही है ना, तो ये भी हो गया यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखो, 2,3 है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या? 3 से स्टार्ट होने वाला तो कुछ नहीं है। लेकिन आप यहां से ऐसे देखो, इसको उल्टा ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ये ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी क्या है, 1,3, तो 3 से रिलेटेड होने वाला कुछ है क्या एलिमेंट? 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला तो कुछ भी नहीं है। यहां पर बात को ध्यान से समझना, 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पे आप अगर आप 2,3 देखते हो, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है। हर एलिमेंट को चेक करना है आपको, है ना। जैसे 2,3 है यहाँ पर, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 3 से स्टार्ट होने वाला मुझे देखना है। 1,3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी जो इसके लिए था 2,1 के लिए, अगर आप देखोगे 2,1 देखा आपने, ध्यान से देखना यहाँ पर 2,1 आपने क्या देखा, 2,1, इसको ऐसे, सॉरी 1,2, सॉरी ये 1,2 है, 1,2 है तो 2,2 है, तो ये भी है। मतलब ये रिलेशन जो है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है समझ में आ गया होगा। अगर मेरा 2,3 है तो 3 से आगे स्टार्ट होने वाला मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ये 1,3 है तो 3 से आगे स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 1,2 यहां पर है, ध्यान से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 1,2 है, अच्छा, तो 2,2 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ए। इसको थोड़ा सा मैं बार बार इसीलिए समझा रहा हूं कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज है। ए कॉमा बी है, यहां पर ये बी कॉमा सी है, ऐसा ना। तो आप समझना जरा, ए कॉमा सी मेरे रिलेशन में होने चाहिए, और ए कॉमा सी क्या होगा, ए कॉमा सी होगा 1,2, है ना। तो ये तो पहले से यहां पर है ना, ए कॉमा सी अगर आप एक्चुअली है तो ये 2,2 दोनों एक ही है ना, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2,2 है और 2,3 भी है, तो इसका मतलब मुझे 2,3 चाहिए, जो तो बाय डिफॉल्ट यहीं पर है ना पहले से ही 2,3, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन जो है मेरा ट्रांजिटिव है, ये वाला जो मेरा रिलेशन है क्या है, वो ट्रांजिटिव है। यहां पर ये वाला जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे बनाते हैं, और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन होंगे इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, सॉरी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जो कर रहा हूं वो बाकी बच्चों तक भी पहुंच पाए और बाकी लोग भी अच्छा सीख पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका जो भी डाउट होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपसे कनेक्ट कर पाऊं बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।